आखिर मेरा पति मुझे उस कमरे में क्यों नहीं जाने देता था, जबकि मेरी बहन को वो रोज उस कमरे में लेकर जाता था। मेरे शक की सुई चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी कि आखिर उस कमरे ऐसा क्या है जो मेरा पति मुझे कभी भी उस कमरे के आसपास भी न जाने देता और मेरी बहन को मुझसे छुपाकर रोज उस कमरे में लेकर जाता। इसी राज को जानने के लिए एक दिन मैंने उनका पीछा किया और फिर मैंने जो देखा उसके बाद तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरा नाम स्नेहा है। मैं एक बड़े खानदान में पैदा हुई थी। जमीन जायदाद होने की वजह से मुझे कभी भी किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ा। अपने माँ पापा के हम 2 बेटियां थीं। मेरी छोटी बहन श्रुति काफी गुस्से वाली थी, लेकिन मैं कभी भी गुस्सा नहीं करती थी। शांत स्वभाव होने की वजह से पूरे घर में मैं सबकी लाडली थी। माँ पापा का भी विश्वास मुझ पर रीमा से ज्यादा था। आज मेरे 12वीं कक्षा का परिणाम आया था, जिसमें मैंने पूरी कक्षा में टॉप किया था। घर में सब लोग मुझे बधाइयां दे रहे थे। माँ भी रसोई घर में सुबह से मेरी पसंद की सभी चीजें बनाने में लगी थी। पापा भी बाजार से मिठाई लेकर आए और आस पड़ोस में बंटवाई। पापा ने श्रुति से कहा कि बेटा देखो, तुम भी अपनी बहन की तरह अच्छे से पढ़ाई करके हमारा नाम रोशन करना। श्रुति कुछ भी ना बोली और वहां से उठकर चली गई। श्रुति मुझसे एक कक्षा पीछे थी। मेरी स्कूलिंग हो चुकी थी। अब बात आई मुझे कॉलेज भेजने की। हमारे गांव के पास जितने भी शहर के कॉलेज लगते थे वो सभी अच्छे नहीं थे। पापा ने मुझे देहरादून भेजने की सोची, क्योंकि वहां अच्छा कॉलेज होने के साथ साथ लड़कियों का हॉस्टल भी था। कुछ दिन यूं ही निकले। उसके बाद मेरे देहरादून जाने का समय आ गया। पैकिंग होनी शुरू हो गई थी। माँ भी कुछ सूखा नाश्ता बनाने में लग गए जो मेरे साथ भेजने वाले थे। मैं श्रुति का इंतजार करने लगी, क्योंकि वो स्कूल गई हुई थी। मुझे उससे बात करनी थी। कुछ देर बाद श्रुति आ गई। जब उसने चाय नाश्ता कर लिया और फ्रेश हो गई तो मैं उसके कमरे में गई। मैंने श्रुति से कहा कि श्रुति, तुम मेरी छोटी बहन हो और इस घर की छोटी बेटी। तुम्हारा स्वभाव गुस्से वाला होने के साथ साथ तुम्हारा मन भी अभी नासमझ है, इसीलिए तुम पढ़ाई के सिवा किसी रास्ते पर मत भटकना। अच्छे से पढ़ाई करके हमारे पूरे गांव का नाम रोशन करना। श्रुति ने आज मेरी बातें बहुत गौर से सुनी और बिना चीड़ किए हाँ भी बोल दिया। मैं बहुत खुश थी कि श्रुति भी अब मेरी बातों को समझने लगी है। मैं देहरादून के लिए निकल गई। पापा मेरे साथ गए थे, क्योंकि वहां पर मेरी सारी व्यवस्था खुद न देख ले तब तक उनका मन कहाँ मानने वाला था। दरअसल देहरादून में मेरे माँ के पीहर से कोई अंकल रहते थे। उन्होंने मेरे लिए हॉस्टल और कॉलेज सब देख लिया था। खैर, कुछ घंटों के सफर के बाद हम लोग देहरादून पहुंचे। नए शहर में रहना और वो भी माँ पापा के बिना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि आज तक मैं कभी भी माँ पापा से दूर नहीं रही थी। लेकिन अब पढ़ाई के लिए मुझे यहाँ आना ही था। पापा ने कॉलेज में मेरा दाखिला करवाया और कॉलेज के कुछ दूरी पर लड़कियों का हॉस्टल था, उसमें एक कमरे में मेरा सामान रखवाया। पापा कुछ पैसे मेरे हाथ में थमाते हुए बोले कि बेटा, कभी कुछ जरूरत पड़े तो खरीद लेना और कोई दिक्कत हो तो तुरंत हमें फोन कर देना। मैं पापा के गले मिलकर अपने कमरे में चली गई और पापा घर की ओर। मैंने अपना सामान कमरे में रखा और चाय बनाकर पीने लगी। मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। यूं अनजान शहर में अकेले रहना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। मेरी तो कोई सहेली भी नहीं बनी थी। खैर, दूसरे दिन मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हुई और कॉलेज के लिए निकल गई। मेरे हॉस्टल से थोड़ी ही दूरी पर मेरा कॉलेज होने की वजह से मैं पैदल ही चल पड़ी। आज मेरा पहला दिन था कॉलेज में। घबराहट के साथ साथ डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे। जैसे ही मैं कॉलेज में पहुंची, सब लोग मुझे ही देख रहे थे। नए विद्यार्थी तो बहुत से आए थे, लेकिन मुझे ही इस तरह देख देख कर ये लोग हंस रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी। तभी एक लड़की ने मुझसे आकर कहा कि आप ऐसे बहन जी जैसे कपड़े क्यों पहनते हो। अब मुझे समझ आ गया था कि ये लोग मुझे देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हैं, क्योंकि पूरे कॉलेज में सिर्फ मैं ही थी जो सलवार सूट पहनकर गई थी। बाकी सब ने जीन पहन रखी थी। मुझे अपने कपड़ों पर बिल्कुल शर्म नहीं आई, क्योंकि मेरे माँ पापा मुझे बचपन से यही पहनाते आ रहे थे। मैं उन सब पर ध्यान ना देते हुए अपनी क्लास में चली गई।
कॉलेज खत्म होने के बाद मैं अपने हॉस्टल चली गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये क्या तरीका हुआ, लोग वहां पढ़ने आते हैं या अपने कपड़े दिखाने। तभी मैंने चाय की चुस्कियों के साथ अपना गुस्सा शांत किया। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजती है। देखा तो पापा का कॉल था। पापा से कुछ देर बातें करने के बाद माँ से भी बात की और थोड़ी देर बाद फोन रख दिया। अब मैं पढ़ाई करने बैठ गई। पढ़ाई में इतनी खो गई कि समय का पता ही नहीं चला। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन हमारे हॉस्टल की मालकिन मेरे कमरे में आई और मुझसे कहा कि अपना सामान एक साइड रख लो। मैं कुछ समझी नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि हॉस्टल में कुछ और लड़कियां आने की वजह से 2 लड़कियों को एक ही रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई कि अच्छा ही है, इसी बहाने मेरी कोई सहेली बन जाएगी जिसकी वजह से मेरा भी मन लगा रहेगा। मैं जल्दी जल्दी अपना सामान एक साइड करने लगी। थोड़ी देर बाद एक लड़की कमरे में आई और अपना सामान रखने लगी। मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम पार्वती बताया। थोड़ी देर बाद हम दोनों आपस में बातें करते करते एक दूसरे की सहेली बन गई। वो भी उसी कॉलेज में दाखिला लेकर आई थी जिसमें मेरा दाखिला हुआ था, लेकिन वो मेरी क्लासमेट नहीं थी। खैर, कुछ दिन यूं ही निकले। मैंने देखा कि पार्वती छुपकर रात को हॉस्टल से बाहर जाती है और लेट तक वापस आती है। मैंने उससे पूछा कि आप ऐसे कहाँ जाती हैं, तो वो बोली कि कुछ नहीं, बस यूं ही दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल जाती हूँ। मुझे बहुत अजीब सा लगा। 2-4 दिन निकलने के बाद मैंने देखा कि पार्वती इंजेक्शन लगा रही है। मुझे घबराहट सी होने लगी कि ये लड़की ठीक नहीं है और मैं इसकी रूममेट भी हूँ, कहीं कोई समस्या ना हो जाए। मैंने उससे पूछा कि क्या है। ये सब तो वो कहने लगी कि कुछ नहीं है, इससे बहुत अच्छा फील होता है, बस कभी कभार शौक के तौर पर करती हूँ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ये कैसा शौक है जो ऐसे इंजेक्शन लगाकर नशा करती हैं। खैर, मैंने सोचा कि मेरा क्या जाता है। मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। एक दिन पार्वती के माँ पापा उससे मिलने के लिए आए। कमरे में मैं उसके पास ही बैठी थी, तभी उसके माँ पापा ने दस्तक दी। उन लोगों ने कुछ देर तक पार्वती से बातें की और एक थैला पार्वती को दिया जिसमें काजू बादाम जैसी कीमती और फायदेमंद चीजें थीं। पार्वती की माँ कहने लगी कि हमारी बेटी इतनी पढ़ाई करती हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कहीं तुम कमजोर न पड़ जाओ, इसलिए तुम्हारे लिए ये सब ले आए। पार्वती के पापा ने पार्वती को पैसे दिए और कहा कि अच्छे से पढ़ाई करो बेटा। फिर वो लोग चले गए। मुझे मन ही मन बहुत दुख हो रहा था कि इतना प्यार करने वाले माँ पापा को पार्वती धोखा दे रही थी, उनकी उम्मीदों को तोड़े जा रही थी। मैंने इस बारे में पार्वती से बात की, तभी उसने मुझसे कहा कि तुम अपने काम से काम रखो। उसके बाद मैंने पार्वती से कभी बात नहीं की। आखिर करूँ भी क्यों, मेरा क्या जाता है जब ये खुद ही कुछ नहीं समझती है। कुछ दिन बाद कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गईं। मैं भी अपना सामान बांधने लगी क्योंकि पापा मुझे लेने आ रहे थे। कुछ देर बाद मैं पापा के साथ घर चली गई। घर जाने के बाद सब लोगों ने मुझे ऐसे घेर लिया जैसे मानो मैं इतने सालों से उनसे ना मिली हूँ। माँ ने भी प्यार से मुझे अपने गले लगाया और श्रुति भी मेरी खैर खबर में लग गई। सब लोगों से बातें करने के बाद मैं नहाने चली गई। इतने में माँ ने सबके लिए खाना लगा दिया था। सब लोगों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद मैंने सबको पार्वती के बारे में बताया। पापा को बहुत गुस्सा आया कि आजकल ऐसी लड़कियों की वजह से ही अच्छी और मेहनती लड़कियों पर पाबंदी लग रही है। पापा कहने लगे कि उसके पापा तो ना जाने कैसे कैसे पैसे जोड़कर उसे पढ़ा रहे होंगे और वो उनकी बिल्कुल भी लाज नहीं रख रही। पापा ने अफसोस भरी सांस ली। तभी मैं और बातें करने लगी, सबको अपने कॉलेज और पढ़ाई लिखाई के बारे में बताने लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पार्वती की बात से सबका मूड और ख़राब हो। कुछ दिनों बाद मेरी छुट्टियां पूरी हो गईं और मेरे वापस हॉस्टल जाने का समय आ गया। पापा और मैं निकल लिए वापस हॉस्टल के लिए। वहां मुझे गए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन माँ का कॉल आया। वो कहने लगी कि तुम्हारे मामा की लड़की की शादी है, तुम भी आओगी क्या? मैंने माँ से मना कर दिया क्योंकि मेरी परीक्षा सिर पर थी और उन दिनों पढ़ाई भी पूरे जोरों शोरों से चल रही थी।
मैं एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहती थी। मैंने माँ को मना करते हुए कहा कि आप लोग चले जाओ। श्रुति की 11वीं की परीक्षा के बाद छुट्टियां चल रही थीं, इसीलिए वो माँ पापा से पहले ही मामा के घर चली गई। पापा को उनके ऑफिस में छुट्टी ना मिलने की वजह से शादी वाले दिन ही जाना पड़ा। माँ भी पापा के साथ शादी वाले दिन ही गई, क्योंकि पापा की थोड़ी तबीयत नाजुक थी, जिसकी वजह से वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। खैर, आज मेरे मामा की लड़की की शादी थी। माँ पापा भी शादी में चले गए और अच्छे से शादी को एंजॉय किया। श्रुति ने मुझे वीडियो कॉल पर शादी के फंक्शन दिखाए। मेरा मन तो बहुत किया शादी में जाने का, लेकिन फिर पढ़ाई भी तो जरूरी थी, इसीलिए जैसे तैसे मैंने अपने मन को समझा लिया। दूसरे दिन शादी समारोह खत्म होने के बाद माँ पापा घर आ रहे थे। श्रुति कुछ दिन और वहां रुक गई। आते समय रास्ते में एक बड़ा एक्सीडेंट होने की वजह से मेरे माँ पापा हमें और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हम लोगों के घर पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। अब पूरे घर की जिम्मेवारी मुझ पर आ चुकी थी। श्रुति की पढ़ाई लिखाई भी देखना और घर को संभालना, इन सब के बीच मेरी अपनी पढ़ाई छूट गई। लेकिन मुझे इस बात का कोई गम न था, क्योंकि मुझे श्रुति को कभी माँ पापा की कमी महसूस नहीं होने देनी थी और उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छी इंसान बनाना था। अब श्रुति की भी स्कूलिंग हो गई, उसे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। कुछ दिन यूं ही निकले कि मेरे मामा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। उन्होंने एक रोज हमारे घर आकर इस बात की सूचना मुझे दी कि मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़का अच्छा है और नौकरी भी करता है। परिवार भी बहुत अच्छा है। लड़के का नाम आरव था। कुछ दिनों बाद मेरी और आरव की शादी रख दी गई। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगी। मामा कहने लगे कि वो मेरी शादी में किसी भी तरह की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन एक कमी थी जो सबसे बड़ी थी और उसे पूरा भी नहीं किया जा सकता था। माँ पापा की कमी। उनके बिना तो जैसे मेरा पूरा संसार ही उजड़ चुका था, लेकिन श्रुति के लिए जैसे तैसे मैंने खुद को संभाल रखा था। शादी का दिन आया और बड़ी धूमधाम से मेरी शादी आरव से हुई। लेकिन अब एक समस्या थी कि श्रुति कहाँ पर रहेगी। मामा ने श्रुति को अपने पास रखने का फैसला किया, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से श्रुति की पढ़ाई छूटने का खतरा था। तभी मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि श्रुति का भी सामान बांध लो, आज से श्रुति हमारे साथ रहेगी। वो भी तो हमारी बेटी जैसी ही है। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत अच्छा महसूस हुआ और मेरी विदाई की गई। मैं अपने ससुराल पहुंची, जहां पर बड़ी धूमधाम से मेरा स्वागत किया और सभी रस्मों को निभाते हुए मैंने और आरव ने अपनी नई दुनिया की शुरुआत की। एक अच्छे कॉलेज में श्रुति का भी दाखिला करवा दिया। मेरे सास ससुर के रूप में मुझे माँ पापा मिल गए थे। वो बिल्कुल माँ पापा की तरह मेरा ख्याल रखते थे। मुझे अपने ससुराल में कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं हुई। इतना अच्छा ससुराल पाकर मैं बहुत खुश थी। मैं भी अपने सारे फर्ज बखूबी निभाने लगी। कभी भी किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। इसी तरह हंसी खुशी दिन निकल रहे थे। तभी कुछ दिनों बाद आरव कुछ अजीब से हो गए। वो हर रोज हमारे घर के एक कमरे में जाते थे। उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था और एक बड़ा सा ताला भी लगाकर रखा जाता था। किसी को भी उस कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। मैंने कई बार आरव से इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर मेरी बात को टाल दिया। लेकिन वो मेरी बहन श्रुति को उस कमरे में रोजाना लेकर जाते थे। मुझे बहुत अजीब लगने लगा कि आखिर ये सब क्या है। मैंने श्रुति से भी बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। आरव मुझे उस कमरे के आसपास भी न भटकने देते और श्रुति को हर रात उस कमरे में लेकर जाते थे। अब तो मेरे शक की सुई चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। आखिर आरव और श्रुति के बीच क्या चल रहा था, ये जानने के लिए मैं बावली हो गई थी। कभी कभी तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि कहीं आरव और श्रुति कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। ये बात मैंने सब घर वालों को बताई। उन लोगों को तो मानो दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। मेरे सास ससुर फूले नहीं समा रहे थे।
वही आरव की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। सब लोग मुझे बधाई दे रहे थे। मेरी सास ने मेरी नज़र उतारी और अपने कुलदेवता का ताबीज़ मेरे बाजू पर बांधा ताकि मैं बुरी शक्तियों से बची रहूं। लेकिन मेरे मन में तो सिर्फ एक ही बात दौड़ रही थी कि आखिर आरव मुझसे क्या छुपा रहा है। एक दिन रात को मैं छिपकर उनका पीछा करने का सोचने लगी। जैसे ही रात हुई और श्रुति और आरव उस कमरे में जाने लगे, मैंने उनका पीछा किया और वहीं एक कोने में छिप गई। उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मैंने देखा कि आरव श्रुति को एक इंजेक्शन लगा रहे हैं। मैं भागकर गई और उनका हाथ पकड़ लिया। मुझे वहां देखकर आरव घबरा से गए, लेकिन मैंने श्रुति का हाथ पकड़ा और उनसे दूर किया। मैं जोर जोर से चिल्लाकर पूछने लगी कि ये सब क्या है। तभी श्रुति रोने लगी और कहने लगी कि दीदी, इसमें जीजू की कोई गलती नहीं है, वो तो मेरा भला ही कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रही हैं। फिर आरव ने मुझे वहां रखी एक कुर्सी पर बैठाकर कहा कि दरअसल श्रुति कॉलेज में कुछ गलत लड़कियों के साथ रहकर नशा करना सीख गई थी। आरव ने कहा कि जब तक मुझे पता चला तब तक श्रुति पूरी तरह से नशे की आदी हो चुकी थी। तभी मैंने उसे समझाया और एक डॉक्टर से उसका नशा छुड़वाने का इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन दिए जो श्रुति को रोजाना देने पड़ते थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी भी तरह से दुखी हो, इसीलिए मैंने श्रुति को तुमसे छुपकर इंजेक्शन देने शुरू किए और माँ पापा को इस बारे में ना पता चले। इसी वजह से मैंने श्रुति को इस कमरे में लाकर इंजेक्शन देने शुरू किया ताकि कोई भी ना देखे। और रही बात इस कमरे को हमेशा लॉक रखने की बात, तो मेरा एक छोटा भाई कल्लू बचपन में ही किसी बीमारी की वजह से गुजर चुका था। उसकी सभी चीजें इस कमरे में संभाल कर रख दी ताकि कोई भी उन्हें इधर उधर न करे। इसी वजह से इस कमरे को हमेशा बंद रखा जाता था। मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे कि पति के रूप में इतना समझदार इंसान मुझे मिला था जो मेरे हर सुख दुख को समझता था। अब मेरा पूरा शक दूर हो चुका था जो पिछले कुछ दिनों से मेरे अंदर पनप रहा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ओनल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।